नमस्कार दोस्तों, द स्टडी नेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस स्लाइड डेक के माध्यम से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को आसान तरीके से समझेंगे। एक पारंपरिक त्योहार के बारे में है। विकल्प ए है हरेला और विकल्प बी है हरेली। दोनों शब्द देखने में लगभग एक जैसी लगते हैं। हाँ, सिर्फ एक मात्रा का अंतर है, लेकिन यही एक मात्रा सही जवाब देकर किसी को सरकारी नौकरी दिला सकती है या गलत होकर पूरे एक साल की मेहनत पर पानी फेर सकती है। और विडंबना देखिए कि ऐसे समय में हमारा दिमाग अक्सर सबसे ज्यादा धोखा देता है। ये एक बहुत ही वास्तविक और भयानक स्थिति है जिसका सामना लाखों छात्र करते हैं। मतलब जब हम एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या यूपीएससी जैसी उच्च दबाव वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करते हैं ना, तो भारत के कला और संस्कृति जैसे विषय किसी बुरे सपने से कम नहीं लगते हैं। एकदम सही कह रहे हैं आप। ये अनगिनत त्योहारों, मेलों, जनजातियों और परंपराओं का एक ऐसा अथाह सागर है जिसे पारंपरिक तरीके से रट पाना लगभग असंभव है। हाँ, क्योंकि मानव मस्तिष्क इस तरह के सूखे और अमूर्त डेटा को प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं है। और इसीलिए आज की हमारी इस गहन चर्चा या डीप डाइव में हम उन सभी पारंपरिक रटने वाले तरीकों को चुनौती देने वाले हैं। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो कोई साधारण स्टडी मटेरियल या नीरस किताब नहीं है। जी बिल्कुल। यह एक बेहद दिलचस्प स्लाइड डेक है जो ये दावा करता है कि वो वैज्ञानिक मेमोरी ट्रिक्स के जरिए उत्तर भारत के प्रमुख त्योहारों को दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर सकता है। यह सामग्री सिर्फ तथ्यों की कोई सूची नहीं देती, बल्कि यह हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को हैक करती है। इस स्लाइड डेक का मिशन यह साबित करना है कि अगर जानकारी को एक खास तरीके से पिरोया जाए तो 100% सटीकता के साथ परीक्षा पास की जा सकती है। इस पूरी सामग्री में जो सबसे आकर्षक पहलू मुझे लगा वो इसका मनोवैज्ञानिक आधार है। मतलब ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये संज्ञानात्मक विज्ञान यानी कॉग्निटिव साइंस का एक बहुत ही व्यावहारिक उपयोग है। देखिए, जब कोई छात्र किसी सूची को 10 बार पढ़ता है तो दिमाग उसे एक उबाऊ और गैर जरूरी जानकारी मान लेता है और उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी से डिलीट कर देता है। एकदम सही। लेकिन ये स्लाइड डेक उस जानकारी को इस तरह पेश करता है कि दिमाग उसे भूलने से साफ इनकार कर दे। उस तकनीक को इस सामग्री में स्कैन एंड लिंक तकनीक का नाम दिया गया है। स्रोत के अनुसार ये एक 4 कदम की प्रक्रिया है। पहला कदम है राज्य के नाम से कोई कीवर्ड या सुराग निकालना। और दूसरा कदम है उस कीवर्ड पर आधारित कोई फनी या बेतुकी कहानी पढ़ना। हाँ, और तीसरा कदम है कहानी के शब्दों को असली त्योहार से लिंक करना। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है परीक्षा में सही उत्तर टिक करना। इसे देखकर मुझे तुरंत एक तस्वीर याद आती है। कैसी तस्वीर? ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बहुत ही बोरिंग भूरे रंग के सूटकेस पर एक बड़ा सा चमकीला नियॉन स्टिकर लगा देना। जरा सोचिए, जब कोई एयरपोर्ट के बैगेज बेल्ट पर अपना सामान ढूंढ रहा होता है तो सारे सूटकेस एक जैसे ही लगते हैं। हाँ, पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन वो अजीब सा नियॉन स्टिकर दूर से ही चिल्लाकर कहता है कि मैं यहाँ हूँ। वो स्टिकर हमारी फनी कहानी है जो सीधे सही उत्तर तक ले जाती है। अरे वाह, नियॉन स्टिकर वाली बात इस तकनीक के सार को पूरी तरह से पकड़ लेती है। अगर हम इसके पीछे के विकासवादी जीव विज्ञान यानी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को समझें तो हमारा दिमाग विसंगतियों या अनोखी चीजों को नोटिस करने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है। अच्छा, तो इसका मतलब ये सर्वाइवल से जुड़ा है? बिल्कुल। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने के लिए ये याद रखना जरूरी था कि कौन सी चीज सामान्य से अलग है। एक नीरस सूची कोई विसंगति नहीं है। हाँ, वो तो बैकग्राउंड नॉइज जैसी है। एकदम। लेकिन एक बेतुकी और हास्यास्पद कहानी तुरंत दिमाग के अमिगडला और हिप्पोकैम्पस को सक्रिय कर देती है। ये एक अलार्म की तरह काम करता है जो दिमाग से कहता है कि ये कुछ अजीब है, इसे स्थायी मेमोरी में सेव करो। तो चलिए सलाम को बजाते हैं और देखते हैं कि ये तकनीक उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर कैसे लागू होती है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का उदाहरण लेते हैं। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। इस स्लाइड डेक में दी गई ट्रिक किसी मसाला बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। ट्रिक ये है कि हेमा और आंचल की हल्दी का प्रोग्राम है। वे सज धज कर नल पर बारी बारी जाती हैं और वहां वो मोबाइल पर चैट करती हैं। हाँ, और गिप्पी ग्रेवाल के गाने सुनती हैं, गुच्ची ब्रांड के कपड़े पहनकर फुल ऐश करती हैं और मजे लेती हैं। अब पहली बात में कोई भी सोचेगा कि ये क्या मजाक है। मजाक लग सकता है, लेकिन यहीं पर फैक्ट मैपिंग का असली खेल शुरू होता है। इस कहानी का हर एक शब्द हिमाचल प्रदेश के एक महत्वपूर्ण त्योहार का सीधा सुराग है। कैसे? देखिए, हल्दी का मतलब है हल्दा त्योहार। सज धज बन जाता है साझो। नल पर बारी से दिमाग तुरंत नलवारी पशु मेला तक पहुंचता है। अच्छा, और चैट करने से चेतरूल।
एकदम सही। और फिर गुच्ची और फुलेश जो सबसे बेतुका हिस्सा है, वो गोची और फुलेज त्योहार से जुड़ता है। और अंत में मजे का मतलब है मिंजर मेला। यहाँ मुझे थोड़ा रुककर इस तरीके को चुनौती देनी है। मतलब मैं समझ रही हूँ कि ये कहानी बहुत मजेदार है, जी। लेकिन जब कोई परीक्षा के भारी दबाव में बैठा हो, घड़ी की सुइयां भाग रही हों और करियर दाव पर लगा हो, तो क्या ये संभव नहीं है कि उस दबाव में कोई सिर्फ गुच्ची और गिप्पी ग्रेवाल को ही याद रखे और असल त्योहार यानी गोची का नाम ही भूल जाए? ये एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि क्या हम दिमाग में समाधान डालने के बजाय अतिरिक्त कचरा या शोर नहीं भर रहे हैं? यहीं पर कई लोग मेमोरी हैक्स को गलत समझ लेते हैं। हमें यहाँ रिकॉल और रिकग्निशन के बीच के अंतर को गहराई से समझना होगा। दोनों में क्या फर्क है? देखिए, अगर परीक्षा ये होती कि खाली कागज पर हिमाचल प्रदेश के सभी त्योहारों के नाम खुद से लिखो, जिसे हम रिकॉल कहते हैं, तो शायद ये ट्रिक उतनी प्रभावी नहीं होती। हाँ, तब तो पक्का गुच्ची याद आता। बिल्कुल। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाएं मल्टीपल चॉइस सवालों यानी एमसीक्यू पर आधारित होती हैं। ये रिकॉग्निशन या पहचानने का खेल है। अच्छा, मतलब उत्तर पहले से स्क्रीन पर मौजूद होता है? एकदम सही। दिमाग को उत्तर पैदा नहीं करना है, उसे सिर्फ पहचानना है। ओ, तो इसका मतलब है कि जब विकल्पों में गोची या फुलेच लिखा हुआ दिखेगा, तो दिमाग को उसे शून्य से याद नहीं करना पड़ेगा। वो शब्द खुद एक ट्रिगर बन जाएगा जो सीधे गुच्ची और फूल ऐश वाली कहानी से जुड़ जाएगा। बिल्कुल। परीक्षा हॉल में छात्रों को पूरी कहानी याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। दिमाग का पैटर्न, पहचानने वाला हिस्सा इतना तेज है कि वो गोची देखते ही नियॉन स्टिकर को चमका देता है। क्या बात है! इसी सिद्धांत को पंजाब और हरियाणा के त्योहारों पर भी बड़ी आक्रामकता से लागू किया गया है। पंजाब के लिए कीवर्ड पंजा यानी थप्पड़ चुना गया है। तो कहानी ये है कि मोहल्ले में हो हल्ला हो गया क्योंकि दो सखियों में बहस हो गई। एक ने सैंडल से हड्डी पर मारा और दूसरी को माँ के घी से ईर्ष्या है। ये बहुत ही अजीब इमेजिनरी है, लेकिन ये आसानी से मैप हो जाती है। हो हल्ला से होला मोहल्ला और बहस से बैसाखी, हड्डी से लोहड़ी और सोडिल मेला। हाँ, और घी से माघी मेला। ये सच में एक तेज मानसिक शॉर्टकट है। हरियाणा के लिए भी कुछ ऐसा ही है ना? हाँ, वहाँ पहलवानों का जोर, जिसे गुगानामी से जोड़ा गया है, फिर गौर से तैयारी करना यानी गणगौर, सूरज की तरह चमकना जो सूरजकुंड मेला है, और शर्ट सिलवाना जो सिलीट बासोड़ा से जुड़ता है। लेकिन इस स्लाइड डेक में आगे बढ़ते हुए मैंने एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखा। वो क्या? जब ये सफर पूर्वी भारत विशेषकर बिहार की ओर बढ़ता है, तो सामग्री का टोन अचानक बदल जाता है। वहाँ कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे बिहार के लिए शादी या ब्याह की कहानी, जिसमें बेहुला, जूतिया और सामा चकेवा जैसे त्योहार मैप किए गए हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे ही बात छठ पूजा की आती है, सारी फनी कहानियां और शॉर्टकट्स अचानक रुक जाते हैं। स्रोत सामग्री यहाँ एक बहुत गहरा डीप डाइव लेती है। हाँ, और इस स्लाइड डेक बनाने वालों की बहुत बड़ी समझदारी को दर्शाता है। कॉग्निटिव ट्रिक्स की अपनी एक सीमा होती है। मतलब हर चीज को ट्रिक से नहीं पढ़ा जा सकता। बिल्कुल। जब कोई सांस्कृतिक या धार्मिक घटना किसी समाज की पहचान का सबसे गहरा हिस्सा बन जाती है, तो उसे सिर्फ एक हास्यास्पद कहानी में समेटना उसके महत्व को कम कर देता है। सही कहा। सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि छठ पूजा केवल एक त्योहार नहीं है, ये बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक आत्मा है, जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। हाँ, और यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं दिया गया है, बल्कि पूरी 4 दिन की प्रक्रिया को बहुत ही सम्मान और विस्तार के साथ समझाया गया है। एकदम सही। ये विस्तार सच में ध्यान खींचने वाला है। इसमें बताया गया है कि कैसे ये प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का एक महापर्व है। दिन 1 की शुरुआत नहाए खाए से होती है, जो शारीरिक और मानसिक शुद्धि का प्रतीक है। और फिर दिन 2 खरना है। हाँ, जिसमें पूरे दिन के उपवास के बाद शाम को रशियाव यानी गुड़ वाली खीर का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। दिन 3 तो सबसे विशेष है, जहाँ संध्या अर्घ्य दिया जाता है, डूबते हुए सूर्य की पूजा। ये बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि दुनिया भर में उगते सूरज को तो सब पूजते हैं, लेकिन डूबते सूरज को सम्मान देना एक बहुत ही गहरा दर्शन है। बिल्कुल। और फिर दिन 4 को उषा अर्घ्य के साथ उगते सूर्य की पूजा कर इस कठिन व्रत का समापन होता है। इस हिस्से को पढ़ते हुए ये स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा का असली उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं है। तो फिर क्या है? देखिए, जब कोई अधिकारी बनकर किसी राज्य में जाता है, तो उसे वहां के लोगों की भावनाओं को समझना होता है।
डूबते और उगते सूर्य की उपासना का ये चक्र जीवन के हर पड़ाव को स्वीकार करने का प्रतीक है। क्या बात है। स्लाइड डेक ये संदेश दे रहा है कि कुछ चीजों को रटा नहीं जाता, उन्हें महसूस किया जाता है और समझा जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन है, जहां जरूरत हो वहां हैकिंग और जहां जरूरत हो वहां ठहराव और सम्मान। अब अगर हम वापस अपनी मेमोरी ट्रिक्स की दुनिया में लौटें और पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलें, तो मुझे सबसे ज्यादा विस्मय नागालैंड की ट्रिक देखकर हुआ। हाँ, नागालैंड वाली ट्रिक तो सच में कमाल है। हाँ, यहाँ की कल्पना इतनी अजीब है कि इसे भुलाना नामुमकिन है। ट्रिक कहती है कि स्कूटी का हॉर्न बजते ही बिल से नाग निकला, लड़की के आंसू आ गए और तभी एक लड़का बांस लेकर कूदा और उसे यम से बचाया। ये तो किसी एक्शन फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा लग रहा है। और यही एक्शन इस पूरी ट्रिक की जान है। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे एक्शन ओरिएंटेड इमेजरी या गतिमान दृश्य कहा जाता है। तुलना में उन दृश्यों को अधिक गहराई से याद रखता है जिनमें कोई हलचल या एक्शन हो। ये भी हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। कैसे? जंगल में एक स्थिर पेड़ को याद रखना उतना जरूरी नहीं था जितना कि एक छलांग लगाते हुए जानवर को याद रखना। इसलिए जब दिमाग में बांस लेकर कूदने वाले लड़के की छवि बनती है तो न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शंस बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो इस गतिमान दृश्य से हॉर्न और बिल जुड़कर हॉर्नबिल फेस्टिवल बन जाते हैं, जो नागालैंड का 10 दिन चलने वाला सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। एकदम सही। और आंसू से मॉनसू त्योहार याद आता है। हाँ, और बांस लेकर कूदना एक सीधा लिंक है बांस कुदांगलेम के लिए। हाँ। और यम से बचाना बन जाता है यम से त्योहार। इसी तरह की गति और एक्शन हमें असम की ट्रिक में भी देखने को मिलता है। बिल्कुल, असम वाले उदाहरण में भी वही एक्शन सिद्धांत काम कर रहा है। जहां आज शाम आई नई बहू नाक में दम करती है, बहस करती है और उसे पटक कर मारा जाता है, जिसके बाद वो अपने अब्बू अली को बुलाती है। हाँ, और इसे डिकोड करें तो आज शाम बहू से असम के सबसे प्रमुख त्योहार बिहू के तीनों प्रकार बोहाग, कटी और भोगाली याद हो जाते हैं। नाक में दम से मीदम मीफी और बहस और पटक कर मारने वाला एक्शन बैसागो और देहिंग पटकाई महोत्सव से जुड़ता है। और अब्बू अली सीधे अंबुबाची और अली आइल गांग से मैप हो जाते हैं। इसी तरह राजस्थान के ट्रिक में मरुस्थल में बूंद बूंद पानी और कोयले जैसी गर्मी जैसे विजुअल इस्तेमाल किए गए हैं, जो मरु महोत्सव, बूंदी उत्सव और कोलायत को याद रखने में मदद करते हैं। हाँ, और सिक्किम और पश्चिम बंगाल के लिए भी ऐसे ही शानदार विजुअल्स हैं। सिक्किम में सगाई या सिक्का में 2 सोने की चेन का दावा और लॉस होना जैसे लोसुंग, लोछार और सागा दावा को याद कराता है। और बंगाल में नया बंगला, दुर्गा पूजा और जग डोल कर देखने आना डोल उत्सव के लिए, ये सब इतना सुचारू रूप से काम करता है। लेकिन फिर दिमाग में एक और शंका उठती है। कैसी शंका? भारत इतना विशाल है और कई त्योहार ऐसे हैं जो राज्यों की सीमाओं को पार कर जाते हैं या जिनके नाम इतने मिलते जुलते हैं कि कोई भी चकमा खा जाए। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है छात्रों के लिए। इस स्लाइड डेक का अंतिम हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा, जिसे डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स कहा गया है। ये वो हिस्सा है जो परीक्षा हॉल की उस भयानक स्थिति का समाधान है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था, हरेला बनाम हरेली। बिल्कुल, किसी भी अच्छी तैयारी का अंतिम चरण डीबगिंग होता है। जैसे एक कंप्यूटर प्रोग्रामर हजारों लाइनों का कोड लिखने के बाद गलतियां खोजता है, वैसे ही ये डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स दिमागी गलतियों को रोकता है। मतलब सिर्फ ज्ञान होना ही काफी नहीं है? एकदम नहीं। ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। उस ज्ञान को बिना किसी भ्रम के 100% सटीकता के साथ लागू करना ही सफलता की कुंजी है। सही कहा। ये मैट्रिक्स स्पष्ट रूप से उन खतरों को लाल झंडी दिखाता है जहां परीक्षक छात्रों को फंसाने की कोशिश करते हैं। यह डिबगिंग टूल बहुत ही सटीकता से काम करता है। ये स्पष्ट करता है कि हरेला, जिसमें आ की मात्रा है, वो उत्तराखंड का त्योहार है, जबकि हरेली, जिसमें ई की मात्रा है, वो छत्तीसगढ़ का है। सिर्फ एक मात्रा पूरा राज्य बदल देती है। इसी तरह ये मैट्रिक्स समझाता है कि लोसर, जो कि तिब्बती नववर्ष है, वो किसी एक राज्य की बपौती नहीं है। हाँ, ये तिब्बत से सटे कई राज्यों जैसे लद्दाख, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगर कोई छात्र सिर्फ एक राज्य रट कर गया है तो वो परीक्षा में बुरी तरह फंस सकता है। इसी तरह गणगौर का उदाहरण भी बहुत सटीक है। मुख्य रूप से ये राजस्थान का त्योहार है, लेकिन ये पड़ोसी राज्यों जैसे हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और चांडी पर्व,
झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों जगह देखा जाता है। बिल्कुल। स्कैन और लिंक तकनीक से जो बुनियादी ढांचा तैयार होता है, ये डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स उस ढांचे पर सटीकता की मोहर लगाता है। ये है वो ढाल जो नेगेटिव मार्किंग के तीरों से बचाती है।